हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। खुशखबरी ये है कि डीट प्लस बी में फिर से नई वैकेंसी आ गई है। टीजीटी की वैकेंसी आई है। तो ये बेहद खुशी वाली बात है आप सबके लिए और हम सबके लिए कि डी ट्रिपल एस बी ने नई वैकेंसी जो है आज आउट कर दी है। और ये 2025 में एक और आपको सौगात मिल जाती है। पोस्ट इसमें आपको 5346 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको बताता हूं कि टीजीटी की जो है ये कंप्लीट जो है पोस्ट इसमें है। ठीक है। और उसमें हमारे लिए हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी, नंबर ऑफ लाख्स, हमें बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसलिए अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली इस परीक्षा में हमारा हर एक विद्यार्थी और हम सब मिलकर के एक सीट पक्की करने का पक्का प्लान करते हैं। एक सीट पक्की कर लेते हैं। वो होगी कैसे? तो उसके लिए हमारा जो है सिलेबस है, वो लेटेस्ट जो एग्जाम गया था उसके अकॉर्डिंग ही हमें सिलेबस का ध्यान रखना है। तो पहले हमें सिलेबस हमारी नजरों के सामने रखना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन पाएंगे। बात तो सही भी है। तो देखो, अब मैं आज आपके साथ में, ये तो मकसद था कि खुशखबरी आपको मिल जाए, लेकिन मेन मकसद ये है कि हिंदी टीजीटी के लिए आप सब विद्यार्थियों के साथ मैं अपना सिलेबस डिस्कस करता हूं। ठीक है। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है और उसको हम किस अंदाज में अध्ययन करने वाले हैं, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पेशेंस रखोगे तो डी ट्रिपल एस बी में हमारे इस प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। भागम भाग करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरे हिसाब से यहाँ जगह नहीं है। जो विद्यार्थी वास्तव में पेशेंस के साथ और नौकरी पक्की करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है। वो विद्यार्थी यहाँ पर बैठ कर और तैयारी करें, अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। तो हम इस टीजीटी के लिए कितने तैयार हैं और कितनी तैयारी हमें करनी है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। हमारा सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए। सिलेबस क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा, और सिलेबस पूरा कंप्लीट भी हम करेंगे, एक एक बिंदु पर भी बात करेंगे। देखिए, संपूर्ण जो हिंदी है, और संपूर्ण हिंदी को आप मोटे तौर पर तीन भागों में, तीन पार्ट में बांट सकते हो। एक होता है उसका गद्य पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? गद्य पार्ट। एक होता है उसका पद्य पार्ट, और एक होता है उसका आपका व्याकरण वाला भाग। आप इस व्याकरण वाले भाग के साथ में भाषा वाला पार्ट आप इसको कह सकते हैं। यानी भाषा की जानकारी आपके पास में किस तरीके की है, कितनी है। तो यही इन्हीं तीन बिंदुओं के इर्द गिर्द संपूर्ण जो आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो आपको दिखाई देता है। लेकिन उसमें हमारे पास टॉपिक रहेंगे, हमें टॉपिक के बाहर जाकर कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। देखो, हमारे सामने जो टीजीटी हिंदी पद की सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रश्न पत्र के लिए नील पत्र, ब्लूप्रिंट हमारे सामने है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहां पर देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप देखिएगा यहां पर आपको दिया हुआ है कि हिंदी में जो गद्य वाला पार्ट है, गद्य वाला पार्ट जो साहित्य से रिलेटेड है, साहित्य से संबंधित है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स पर बात करनी है, आपको क्या क्या प्रश्नों पर बात करनी है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, कब से हिंदी साहित्य अस्तित्व में है, हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे हुआ, कौन से वो विचारक थे, कौन से वो लेखक थे, कौन से वो रचनाकार थे, या कौन से वो इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का जो है हमारे सामने ये रूप लाकर खड़ा कर दिया है। उन सब पर बात करेंगे, और वो सारी बातें हमारी परीक्षा में पूछी जा रही हैं कि हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहासकार है वो कौन है, लिखित प्रमाण किसके पास मिलते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, हिंदी साहित्य का उद्भव हो जाएगा, विकास की आज हिंदी, उसके बाद में पैदा तो हो गई, हिंदी साहित्य का जन्म तो हुआ, लेकिन आज हिंदी किस स्थिति में है, आज उसका विकास कहां तक हुआ है।
ठीक है, इसके बारे में बात होगी। और इसकी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं जिनमें आप सारी चीजें देखते हैं वो नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी। विधाओं में आप उपन्यास कह सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं, एकांकी कह सकते हैं, निबंध कह सकते हैं। ये सब के सब गद्य साहित्य की विधाएं होती हैं। क्या होती हैं? गद्य साहित्य की विधाएं होती हैं। लेकिन नीचे एकदम स्पष्ट किया हुआ है कि आपको कौन सी विधाओं पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सी विधाओं पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है भैया, इधर देखना। सबसे पहले बात उपन्यास की है और उपन्यास पर आधारित प्रश्न। अब कई विद्यार्थी ये पूछेंगे गुरुजी कौन सा उपन्यास आएगा और कौन से उपन्यास पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। उपन्यास का जन्म कहां से हुआ, पहला उपन्यास कौन सा था और उपन्यास ने कितनी ग्रोथ की है, उपन्यास का विकास कहां तक पहुंचा है, तो सही तरीका का उपन्यास कौन से युग में लिखा जाने लगा था, आज उपन्यास की स्थिति क्या है, ये सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये उपन्यास से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो यही होंगे। फिर कहानी है, पहली कहानी कौन सी है, खड़ी बोली हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, और सबसे अच्छी कहानी कौन सी है, सबसे लंबी कहानी कौन सी है, कहानी कौन से स्टेज पर पहुंची है, कहानी के कौन कौन से प्रकार हो गए, वो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन पर भी बात होगी। यहाँ पर देखना सब कुछ एकदम स्पष्ट किया हुआ है। टीजीटी ने और DSSB का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना बढ़िया से स्पष्ट करके हमें सिलेबस दिया हुआ है कि इसके बाद हमें इसके एक्स्ट्रा जाकर हमें कुछ भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, नाटक और एकांकी, नाटक स्लैश है यहाँ पर, नाटक एकांकी पर आधारित प्रश्न कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा एकांकियां लिखने वाला व्यक्ति कौन है। एकांकी सम्राट तो वैसे जानते भी होंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उससे संबंधित एकांकी किससे संबंधित, नाटक से संबंधित। नाटक क्या होता है, एकांकी क्या होती है और इनका जन्म कैसे हुआ, पहली एकांकी कौन सी है, पहला नाटक कौन सा है, ठीक है, इन पर बात करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और कोई बहुत फेमस आपका नाटक है, एकांकी है, तो उसके भीतर से जाकर के कोई सवाल बन सकता है। ये हम सब जो प्रश्न पत्र उठाएंगे, पहले वाले प्रश्न पत्र है, उसके आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप निश्चिंत होकर के इस प्लेटफॉर्म पर जमे रहिए, अपनी निगाहें गड़ाए रखें। देखें यहाँ पर निबंध पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न कि एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा निबंध कौन सा होता है और उस पर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। फिर एक होता है, ये भी विधाओं में शामिल है मेरे दोस्त, गद्य की विधाओं में शामिल है यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत जो यायावर टाइप के कवि रहे हैं, जैसे अगेय जी हैं, वो यात्रा पर खूब रहे और यात्रा के दौरान जो उन्होंने साहित्य रचा उसे यात्रा वृत्तांत कहा गया। तो ये आपका कौन सा साहित्य कहा जाएगा, यात्रा वृत्तांत कहा जाए और ये गद्य साहित्य में शुमार होता है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। संस्मरण रेखा चित्र पर आधारित, तो संस्मरण कोई याद आपने उकेर के रख दी है और वो साहित्य के क्षेत्र में शुमार हो गया है, तो फिर उसको याद संस्मरण या रेखा चित्र कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी, देखो आत्मकथा और जीवनी में भी अंतर होता है, फर्क होता है। आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी कोई भी लिख सकता है। आत्मकथा तो मेरी आत्मकथा तो मैं स्वयं लिखूंगा और मैं लिखूंगा और मेरे ही बारे में लिखूंगा, खुद के ही बारे में लिखूंगा, तो वो आत्मकथा है। लेकिन आप लिखोगे और मेरे बारे में लिखोगे या मैं लिखूंगा और आपके बारे में लिखूंगा, तो वो होती है जीवनी, ठीक है दोस्तों। तो इस पर जो आधारित प्रश्न होते हैं कि पहली आत्मकथा किसकी थी और सबसे श्रेष्ठ आत्मकथा कौन सी है, जीवनी सबसे श्रेष्ठ जीवनी कौन सी है, और उससे संबंधित कोई विशेष जीवनी आएगी तो उस पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर रिपोर्टाज है, जो पत्रावली है उससे संबंधित भी, और जो रिपोर्टाज आपकी एक बेहतरीन गद्य विधा है, तो इससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखो आपका गद्य वाला पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। कितनी गजब की बात है मेरे दोस्त, कितने गजब की बात है कि एक पेज में हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है। ये आपका दूसरा जो पार्ट है पेपर का, उस दूसरे पार्ट में ये आपको 100 नंबर का मिलेगा, 100 नंबर का मिलेगा। तो आप कितनी आपके लिए कितनी सहूलियत हो जाती है कि ये 100 नंबर तो कम से कम आप पक्के कर ही लो यार। देखो आगे बढ़िए, इसमें आया आपका काव्य भाग।
सर आपने काव्य भाग तो कहा ही नहीं। तो काव्य भाग ही तो नहीं कहा मैंने ये तो कहा है ना कि पद्य भाग है भैया। तो पद्य भाग को आप काव्य भाग कह सकते हैं, आप पद्य भाग को क्या कह सकते हैं, काव्य भाग कह सकते हैं। इसमें तो क्या दिक्कत आएगी यार। देखना, काव्य भाग में आप देखो कि हिंदी काव्य का विकास यानी पद्य का विकास, ठीक है, जिसमें गेयता होती है, जिसमें लय होता है, लय और सुर के साथ जिन पंक्तियों को पढ़ा जाता है वो काव्य है, आप सब जानते हैं। तो ये आपको बताना है कि हिंदी काव्य का विकास किन किन दौर से गुजरा और इनमें सबसे ज्यादा महती भूमिका किन विचारकों की, किन साहित्यकारों की, किन इतिहासकारों की रही है, उसकी बात करेंगे। आदिकालीन काव्य पर प्रश्न। अब यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ तो, लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो फिर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आप सीधे तौर पर यूं कह सकते हैं कि हिंदी का जो इतिहास है उसको आप 4 भागों में बांट रहे हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये लो 4 पार्ट मैंने तो कर लिए यहां तक, ठीक है मेरे भाई। बहुत ज्यादा दुविधा में नहीं पड़ना है कि हिंदी का जो आदिकाल है, हिंदी की शुरुआत, आदि का मतलब शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, सब जानते हैं। तो हिंदी का जो शुरुआती दौर था वो कैसा था, उसमें कौन कौन विचारक हुए जो हिंदी को यहां तक लेकर आ गए और हिंदी के लिए वो वरदान साबित हुए। यहां पर देखना, आदिकाल के बाद वाला जो दौर आता है उसको आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल में आपको बता दूं कि भक्ति काल भी निर्गुण काव्य में रहेगी और सगुण काव्य में रहेगी और सूफी काव्य रहेगा। भक्ति काल में 2 टाइप की भक्ति होती है, आप सब जानते हैं, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। निर्गुण वे व्यक्ति जो किसी मूर्ति पूजा में या आडंबर में विश्वास नहीं करते, वो सब जगह ईश्वर को मानते हैं, कण कण में ईश्वर को मानते हैं, वो निर्गुण भक्ति है। और उस प्रकार से जो भक्ति करते हैं वो निर्गुण भक्ति है। तो भक्ति का एक टाइप तो ये होता है, एक मूर्ति में विश्वास रख करके या किसी चित्र को आप मान करके या किसी व्यक्ति में भगवान मान करके उसकी पूजा, उसकी आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो फिर ये सगुण भक्ति है, ठीक है। तो आपको कोई पूछ ले, मान लीजिए कि कबीर जी की भक्ति कैसी थी, सगुण भक्ति थी या निर्गुण भक्ति थी, आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा जी कबीर तो बिल्कुल निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि हुए हैं, ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के। और आपको कोई पूछ ले कि बताओ मीरा जी कैसी भक्ति में विश्वास करती थी, निर्गुण या सगुण, तो आप सब जानते हैं कृष्ण की उपासना करती थी मीरा। तो मीरा जी मीरा जो है वो आपकी सगुण भक्ति से संबंध रखती है, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति से। ऐसे तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, आगे देखिए। और सूफी काव्य भी इस दौर में बड़ा ही विकासशील रहा। तो इसकी भी हम बात करेंगे कि सूफी काव्य में जो है कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन कौन से सूफी कवि जो है वो इस भक्ति धारा में अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी बात करेंगे, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर बात करेंगे। फिर रीति काल आता है भैया, इसको आप श्रृंगार काल भी कहते हैं, सबसे बेहतरीन काल हिंदी के लिए कह सकते हैं कि इस समय आकर के और सब प्रेम में, प्यार में डूब गए। और इस समय का जो साहित्य है, इस समय का जो काव्य है वो बहुत ही श्रृंगार रस में लिखा गया है। कौन से रस में लिखा गया? श्रृंगार रस में लिखा गया। श्रृंगार काल इसीलिए इसका नाम है। नायक नायिका की प्रेम कहानी और इस तरह की चीजें यहाँ पर इस दौर में चलती हैं। तो वो रीति काल के भीतर वो पढ़ा जाएगा। आधुनिक काल आ जाता है, हिंदी का वर्तमान जो परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी की वर्तमान स्थिति जो आपको दिखाई दे रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आधुनिक काल में आकर के भैया आपको साफ साफ दिया हुआ है कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता पर ही चर्चा करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, हालांकि है भी यही, आधुनिक काल में कुछ ज्यादा है भी नहीं, लेकिन देखो कितना स्पष्ट दिया हुआ है कि इन बातों पर आपको ज्यादा फोकस करना। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर ये तो। फिर देखो, फिर भैया आपके सामने आ जाता है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण। मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि या तो उसको व्याकरण कह दो, या तो उसको क्या कह दो, व्याकरण कह दो, या उसको भाषा कह दीजिए। तो भाषा और व्याकरण का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिएगा, हिंदी भाषा का विकास एवं व्यावहारिक व्याकरण। देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कहां से होता है, ठीक है। और फिर उसमें देखते हैं कि
इसकी उपभाषाएं कौन कौन सी, इसकी बोलियां कौन कौन सी है, हिंदी भाषा का उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मिलता है, कौन से भाग में मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रावधान है, भारत की भारत के लिए हिंदी भाषा का क्या महत्व है। और ये बता दूं मैं आपको कि आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि बताओ भारत की राजभाषा क्या है या भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, दो सवाल अलग अलग है। भारत की राजभाषा जरूर आप कह सकते हैं हिंदी है, मगर ये नहीं कह सकते कि भारत की राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे आगे। और उसके बाद देखिएगा देवनागरी लिपि एवं उसका विकास। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी किसका अंश है? ब्राह्मी लिपि का अंश है। तो आपको पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि कहां से आई है और इस लिपि का जो उद्भव है वो कहां से हुआ है, ये कहां से जन्म लेकर के और देवनागरी लिपि बन गई है और फिर ये लिपि हिंदी की लिपि बन गई है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। फिर देखिए व्याकरण के कुछ टॉपिक आपको सीधे सीधे दिए हुए हैं। वर्ण विचार वाला टॉपिक है जिसमें उच्चारण, वर्तनी और संधि पर बात होगी। वर्ण विचार सब जानते हैं, वर्णों को हम बहुत खुल करके पढ़े हैं, पहले भी आगे भी पढ़ेंगे और इसमें इस सिलेबस में तो हम कवर करने ही वाले हैं, नो डाउट। शब्द विचार, शब्द रचना, पर्यायवाची, उसमें शब्द रचना में शब्द विचार में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, अनेकार्थी होंगे, श्रुति सम शब्द होंगे, भिन्नार्थक शब्द, आदि आदि आदि, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, है ना। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यार क्या बात करते हो, विकारी और अविकारी तो हम पढ़ते ही, हमेशा पढ़ते हैं। जिन शब्दों में कारक वचन लिंग की वजह से कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो तो विकारी हो जाता है, जिसमें नहीं आता वो अविकारी होता है। इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर नीचे देखिए वाक्य रचना पर आ जाइए। रचना, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, यानी कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। और पद परिचय, तो कई बार आपने सुना होगा कि ये जो है पद परिचय वाला टॉपिक है, बहुत ही टफ होता है, लेकिन ये इतना आसान कर दूंगा, इतना इजी कर दूंगा, आपका 1 मिनट के भीतर, 2 मिनट के भीतर अगर पद परिचय वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए और जिंदगी में कोई प्रश्न गलत हो जाए तुम्हारा पद परिचय से संबंधित, तो फिर वाईडी सर से आप बात करना कभी, ठीक है। आगे बढ़िएगा। और ये देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा मजबूत टॉपिक मान सकता हूं मैं, इसमें काव्य शास्त्र को इसमें शुमार कर सकता हूं। अलंकार है, शब्द शक्तियां हैं, ये 2 टॉपिक ही है काव्य शास्त्र के। किसके? काव्य शास्त्र के। कितने टॉपिक है मेरे दोस्त? 2 टॉपिक है काव्य शास्त्र के, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलंकार है और शब्द शक्ति है। अरे यार इसमें छंद नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? छंद नहीं दिया हुआ है, गण नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, तो आपके लिए तो कितनी आसान बात कर दी यार। फिर देखिए मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो सब पढ़ते आए हैं, आज तक पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, 10 सवाल इनके बन जाते हैं, तो हिंदी वाला तो विद्यार्थी है वो बहुत आगे निकल जाएगा यार। संविधान में हिंदी की स्थिति, ये बात हम पहले ही कर चुके। संपर्क भाषा हिंदी प्रयोजन और मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी में क्या अंतर है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो सिलेबस है ये इतना ही है। कितने पेज का हुआ आप बताओ मुझे? ये लो आपका सिलेबस। कुछ है इसमें ऐसा जिससे आपको डरने की जरूरत है? और वो भी वाईटी सर के साथ रहकर? नहीं नहीं, कतई नहीं, आप नहीं डर सकते। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आपको डरने की जरूरत है। इसमें तो ऐसा सब कुछ है कि सर इस बार आर या पार हम निकल जाएंगे सर, इस बार हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारा सिलेक्शन डेम श्योर है सर। लिख लीजिए सर, 1 सीट हमारी पक्की कर लीजिए सर, आप 1 सीट के लिए तो हमें आरक्षित कर दीजिए पक्का, या 1 सीट हमारे लिए आरक्षित कर दीजिए, पक्का कर देते हैं। मिलते हैं अब टॉपिकों के साथ और चर्चा करते हैं पूरे सिलेबस पर। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सिलेबस को आप डिस्कस करें, सिलेबस अपने सामने रखें और पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आप सफलता की सीढ़ियों को जरूर छू लेंगे। आज के लिए इतना ही सिलेबस पर डिस्कस किया। मिलते हैं अगली क्लास में टॉपिक वाइज, अगली क्लास में टॉपिक वाइज सीधे क्लासों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।